नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ नोएडा से बड़ी खबर है। सेक्टर 122 की फैक्ट्री में कई घंटों से भीषण आग लगी हुई है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फैक्ट्री थाना 113 क्षेत्र के परतला खंजरपुर गांव की है। आग से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। ये तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं, जो तस्वीरें अभी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। इतनी भीषण ये आग है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर कई घंटों से आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आग पर काबू अब तक पाया नहीं जा सका है। कई घंटे हो चुके हैं। फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। सेक्टर 122 इलाके की यह घटना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाम 4:30 बजे बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि तेजी से फैल रहे संक्रमण को लेकर उसको रोकने के लिए देश के कई हिस्सों में नए सिरे से प्रतिबंध लगाए गए हैं। बीते रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और मिशन मोड में किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का आह्वान किया था। और बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अनूप, क्या अपडेट है? आज जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। देखिए, कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक वर्चुअली होगी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री होंगे। और जो दो भागों में, जो सूत्र बता रहे हैं कि दो भागों में पूरी बैठक पे चर्चा की जाएगी। पहला कि राज्यों की तैयारियां किस तरीके की है अगर स्थिति आगे आने वाले वक्त में और भयावह होती है, और आज के वक्त में भी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। दूसरी तरफ कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन के ड्राइव को तेज किया गया है, क्योंकि अब 60 साल से ज्यादा के लोगों को बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है, बच्चों का वैक्सीनेशन है, आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन है। तो ये राज्य सरकारें किस तरीके से इसको गति दे रही है, तो इस मुद्दे पर भी आज की बैठक में समीक्षा की जाएगी। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर राज्यों को ये आश्वस्त करेंगे कि केंद्र सरकार हर संभव इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ खड़ी है। अगर किसी तरह की समस्या होती है तो उसका तत्काल प्रभाव से समाधान निकाला जाएगा। जी अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। दिल्ली में इधर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी। इस वक्त सीएम योगी समेत उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम पदाधिकारी दिल्ली में ही मौजूद हैं। इससे पहले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश बीजेपी के साथ अमित शाह समीक्षा बैठक कर चुके हैं। आज टिकट पर फाइनल मोहर लग सकती है। इससे पहले कल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 3 चरण के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई है। 170 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर पीएम मोदी ने अपनी सहमति दे दी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में योगी के चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी नेताओं की राय ली गई। उन्होंने कहा कि अवध क्षेत्र से चुनाव लड़ने के साथ पूरे प्रदेश में सकारात्मक संदेश जाएगा। ये पहली बार है जब सीएम योगी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसका ऐलान भी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव गठबंधन की गांठ मजबूत करने में जुटे हैं। इसके लिए चाचा शिवपाल समेत सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की गई। साथ ही टिकट बंटवारे पर भी मंथन हुआ। फिलहाल साइकिल पर सवार तमाम नेता एकजुटता का दावा भी कर रहे हैं, मगर आगे क्या होगा इसे लेकर कई अटकलें हैं। समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का सपना देख रहे अखिलेश यादव
गठबंधन के सहयोगियों के साथ मजबूती से आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अखिलेश ने तरीका भी बदला है और नई तरकीब के जरिए जीत की राह आसान करने की उम्मीद जता रहे हैं। लखनऊ में गठबंधन के सहयोगियों के साथ अखिलेश की ये तस्वीर भी कई संकेत दे रही है। बैठक में चाचा शिवपाल भी मौजूद रहे। शिवपाल सिंह यादव फिलहाल अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद निकल गए हैं। साफ तौर से आप देखें तो ये बाएं साइड में शिवपाल जी बैठे हुए, फिलहाल साथ में आदित्य जी भी बैठे हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं, दोनों लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बिल्कुल। बैठक करीब 1.25 घंटे चली है। इससे पहले 45 मिनट तक उनके आवास में बैठक चली है। जलेश्वर मिश्रा ट्रस्ट और उनके आवास की दूरी बेहद कम है, करीब 300 मीटर है। चुनाव की रणनीति के साथ ही सहयोगियों के साथ टिकट बंटवारे पर भी अखिलेश यादव ने चर्चा की। मुकाबला बीजेपी से है, लिहाजा उसी हिसाब से तैयारी करने को भी कहा गया। सबको साधने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन सहयोगी दल फिलहाल सब कुछ सही होने का संकेत दे रहे हैं। कैसे 2022 में सरकार बनेगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे हम लोग, उस पर काफ़ी लंबी वार्ता हुई और साथ में नाश्ता किया गया, साथ में अच्छे माहौल में चर्चा हुई। 2022 के लिए रणनीति आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समझाया, हम लोग विचार जाने और आगे कैसे सरकार बनेगी 2022 की, इस पे वार्ता हुई। चाचा शिवपाल जी थे, ओम प्रकाश राजभर जी थे, आदरणीय कृष्णा पटेल जी थी और संजय चौहान जी थे, मैं था कि डॉक्टर मसूद साहब थे। टिकटॉक को लेकर कोई बातचीत हुई? पहले और दूसरे पेज का आज या कल लिस्ट जारी हो जाएगी। लिस्ट जारी चाहिए, कोई पेज तो नहीं है? नहीं, कोई पेच नहीं, एकदम बहुत अच्छे माहौल में चुनाव। आप भी मुस्कुरा रहे हैं एकदम खुश हैं। अखिलेश यादव ने पूरब से लेकर पश्चिम तक छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ा है ताकि हर क्षेत्र में जातीय और सामाजिक समीकरणों के हिसाब से सियासत की साइकिल आगे बढ़ाई जा सके। इसके लिए सबकी भूमिका तय की जा रही है और सबको अहमियत देने का संदेश भी दिया जा रहा है। हमारे मोर्चे के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब लोग मिलकर के ये तय किए हैं कि चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी और 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं और हम लोग गाँव की ओर चल करके और गाँव को समझाने का प्रयास करेंगे कि जिन मुद्दों के आधार पे, चाहे वो जातिवाद जनगणना का हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफी का हो, चाहे अन्ना पशु का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति का सवाल हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री का सवाल हो, सारे मुद्दों पर हम लोग एग्री होकर के यहाँ से सब लोग गए। सहयोगियों को साधे रखना अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसे सफलता की उम्मीद भी है, लेकिन अखिलेश के सामने अपने लोगों के साथ बनाए रखने की भी चुनौती है। लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चल रही हलचल के बीच अखिलेश यादव ने अपने करीबी मनोज पांडे को बुलाया और उनसे भविष्य के समीकरणों पर चर्चा की। अपने पार्टी का, अपने नेता अखिलेश यादव का कार्यकर्ता हूँ, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और जहाँ से विधायक हूँ वहीं ऊंचा हार से चुनाव लड़ रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही आशीर्वाद और उनकी कृपा से। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से क्या सपा ज्यादा मजबूत होगी क्या? निश्चित रूप से आज पूरा प्रदेश के बहुत मजबूत नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन में, उनकी देखरेख में, उनकी सिद्धांत और विचारधाराओं पर विश्वास कर समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का कारवा बढ़ रहा है। अखिलेश यादव अपनी बिसात बिछा रहे हैं, सहयोगियों के सहारे सत्ता तक पहुंचने का सपना भी सजा रहे हैं। फिलहाल सबको साथ लेकर चलने की रणनीति के जरिए वो चुनावी जंग में बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। मगर सवाल इसी बात का है कि क्या आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा? क्या जिन लोगों को जोड़ा है उनकी उम्मीदें कहीं भारी तो नहीं पड़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं की अगर बात करें तो लगातार ये सिलसिला जारी है और कई विधायक बीजेपी से एसपी में, कई विधायक आ चुके हैं एसपी से भी बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों की है। और ऐसे में बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में नरेश सैनी, ये देखिए कांग्रेस पार्टी से विधायक, और हरिओम यादव पूर्व एसपी नेता, ये बीजेपी में शामिल होने वाले लोग हैं। धर्मपाल जो एसपी के पूर्व विधायक हैं, ये यहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं।
तो बीजेपी में शामिल होने वाले ये लोग, बीजेपी छोड़ने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, दारा सिंह चौहान पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। रोशन लाल वर्मा विधायक हैं, इन्होंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। ब्रजेश प्रजापति बांदा के दिंदवारी से आते हैं। भगवती शरण विधायक हैं, उन्होंने यहां पर बीजेपी छोड़ने का फैसला किया था। और बीजेपी छोड़ने वाले नेता अवतार सिंह भड़ाना, ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि ये नेता हैं जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनके बारे में भी अपडेट आपको हम दे रहे थे। ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि किस तरीके से सियासी उथल पुथल का दौर यहां पर जारी है। और अंकित त्रिपाठी बांदा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय मऊ से, अशोक शुक्ला कुशीनगर से और दीप श्रीवास्तव शाहजहांपुर से। अंकित, जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार तो विधायकों का दल बदलने का सिलसिला जारी है, ऐसे में बांदा से भी जो विधायक हैं उन्होंने भी दल बदल लिया है। ऐसे में क्या समीकरण इस बार बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहेंगे, ये सिंधवारी जो विधायक ब्रजेश प्रजापति थे, इनको लेकर के जब वहां पर चर्चा की गई, लोगों से बात की गई, तो कहीं ना कहीं लोग इनसे रुष्ट नजर आए। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि 5 सालों तक ये विधायक अपने क्षेत्र में नहीं गए, कहीं कोई इन्होंने आम जनता के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, जाना चाहिए, उनके सुख दुख को बांटना चाहिए, वो चीजें विधायक नहीं कर पाए। हो सकता है इसी बात को लेकर पार्टी में कुछ ऐसी चर्चाएं हुई ऊपर, जिससे इनका टिकट कटने का इनको भय रहा हो और कहीं ना कहीं ये उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ फिर वापस चले गए। आपको ये भी बताया जाता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कहीं ना कहीं जब 2017 बीजेपी में शामिल हुए, उसी दौरान ये सिंधवारी से विधायक जो है ब्रजेश प्रजापति, ये भी बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं दल बदलने का सिलसिला फिलहाल चालू है और कहीं ना कहीं जो 5 सालों तक इन्होंने काम नहीं किए, जनता के बीच में जो नहीं गए हैं, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं कि अब हमको तो पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि पार्टी पूरा कहा जाए तो सर्वे कराती है, उसके बाद ही टिकट देती है। बिल्कुल अंकित, बने रहिए हमारे साथ। अशोक शुक्ला कुशीनगर से हैं। अशोक, स्वामी प्रसाद मौर्य के पाले बदलने के बाद क्या समीकरण बदल सकते हैं? ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, जरा बताइए। दीप श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं शाहजहांपुर से। दीप, जिस तरीके से विधायक ने पाला बदला है, ऐसे में क्या समीकरण वहां पर बन रहे हैं? देखिए अनुपम, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ रोशन लाल वर्मा जो बीजेपी में विधायक थे, उन्होंने अब सपा खेमे में जाने के बाद यहाँ समीकरण बदले हैं, क्योंकि रोशन लाल वर्मा लोधी समाज से बिलोंग करते हैं और लोधी समाज के लोग यहाँ पर अधिकतर मतदाता है और जिनको रिझाने के लिए पिछले 5 सालों से वो इसमें लगे हुए थे और ये संभावना जताई जा रही थी कि उनका टिकट कटने की संभावना है। इसी के चलते वो भाजपा छोड़कर सपा में खेमे में चले गए हैं। इसके साथ ही ये भी जो उस क्षेत्र के करीब 15 उम्मीदवार थे जो पिछले 5 सालों से प्रयास कर रहे थे कि इस बार उनको टिकट मिले, तो उनका भी विरोध शुरू हो गया है और 14 लोगों ने कल एक मीटिंग कर अपना विरोध जताया है। उनका कहना है कि यदि उनको सपा से टिकट नहीं दिया गया तो हम इसका विरोध करेंगे और हराने का काम करेंगे। जी अनुपम। बिल्कुल दीप, बने रहिए हमारे साथ। अशोक शुक्ला भी कुशीनगर से हैं। अशोक, बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदल लिया, कल वो समाजवादी पार्टी के औपचारिक तौर पर सस्ता ले लेंगे, क्या समीकरण बदलेगा? ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है? ये बिल्कुल अनुपम, बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले 2009 में यहाँ से उन्होंने कुशीनगर लोकसभा से उपचुनाव लड़ा था, जिसमें उनको हार मिली थी। उसके बाद 2009 में ही उन्होंने विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट मिला। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी के बहुत करीबी होने की वजह से उन्हें प्रचंड बहुमत मिला और भारी अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जो 2012 का चुनाव रहा, विधानसभा का चुनाव रहा, उसमें वो बामुश्किल लगभग 6,000 वोटों से जीते। हालांकि उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर पुनः भाजपा का दामन थामा और भाजपा में जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें लगभग उन्हें
93,000 वोट मिले और अपने जो निकट प्रतिद्वंदी थे उनसे लगभग 40 से 45,000 से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। आपको बताते चलो, जो विधानसभा पडरौना का जातिगत समीकरण है उसमें जो है कुशवाहा सबसे अधिक मतदाता है, उसके बाद हरिजन मतदाता आते हैं, उसके बाद मुस्लिमों की संख्या आती है। तो कुल मिलाकर जो जातिगत समीकरण है उसी के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना विधानसभा से विजयी होते रहे हैं। और ये खास बात यह है कि जो कुशीनगर जिला की 3 विधानसभा सीटें हैं, पडरौना है, खड्डा है और फाजिलनगर विधानसभा सीट है, इन तीनों सीटों पे कुशवाहा मतदाता है जो निर्णायक होते हैं, जो किसी को भी विजय श्री दिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और अंकित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की ग्राउंड की सिचुएशन बताने के लिए। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई। मथुरा में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात करते थे। आगरा के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। गोपाल, बंटी और हेमंत को गिरफ्तार किया गया। लूट की गाड़ी और हथियार इनसे बरामद किया गया है। 10 जनवरी को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। थाना नौझील पुलिस ने बाजना रोड से तीनों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर यहां पर आ रही है इस वक्त। ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्रेसवे पर लूट करने वाले आरोपियों को मथुरा पुलिस ने यहां पर पकड़ा है। मथुरा से खबर, एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के दौरान 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नैनीताल सीट पर आपने भुवन आर्या को बनाया उम्मीदवार। टिकट मिलने का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उत्तराखंड में आज कोविड के 2,915 नए मामले आए सामने, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई है। सिर्फ देहरादून में ही 1361 मामले आए। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोविड के केस बावजूद आम जनता लापरवाह बनी हुई है। देहरादून के पलटन बाजार में आज भी हजारों की संख्या में लोग बेपरवाह घूमते नजर आए। उत्तराखंड पुलिस के जवानों के 4600 ग्रेड पे का मामला अब भी नहीं सुलझा है और अब नाराज पुलिस जवान चुनाव ड्यूटी के साथ इस्तीफा और वीआरएस के लेटर पुलिस मुख्यालय भेज रहे हैं। हरिद्वार में चुनाव से पहले ड्यूटी में लगे सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। कोटद्वार के बाजारों में उमड़ी भीड़ ने उड़ाई है कोरोना नियमों की धज्जियां। बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। टिहरी के दूरस्थ इलाकों में सरकारी राशन नहीं पहुंचने से ग्रामीण परेशान। बर्फबारी के चलते कई जगह पर रास्ते हुए बंद। जोशीमठ में प्राइवेट गाड़ियों के सैलानियों से अधिक किराया लेने के मामले में जांच का आदेश। पर्यटकों से गाड़ी मालिकों ने लिए थे 5 से 6 हजार रुपए। पौड़ी में बस अड्डे के पास सड़कों में बह रही नाले की गंदगी से परेशान लोगों ने डीएम से मुलाकात की है। डीएम ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। ऋषिकेश में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। रुड़की नगर निगम में 10 जनवरी को इस्तीफा देने वाले 10 बीजेपी पार्षदों ने निशंक के समझाने के बाद इस्तीफा वापस ले लिया है। हरिद्वार में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। चमोली के गोपेश्वर में चुनाव को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। मकर संक्रांति स्नान पर रोक के बाद हरिद्वार के व्यापारियों ने फैसले पर विरोध जताया है। अल्मोड़ा में डीएम ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन सहित दूसरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए दिया निर्देश। रुद्रपुर के किच्छा में पवन फार्म में घुसकर तस्करों ने सैकड़ों हरे पेड़ काट दिए हैं और बेशकीमती लकड़ी लेकर फरार। रुद्रपुर में ट्रंचिंग ग्राउंड में पड़ा कूड़ा लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। लोगों को अब संक्रामक बीमारी का खतरा। बागेश्वर के पिंडर घाटी और बिचला दानपुर के कई गांव बर्फ से लदे हुए हैं। यहां 3 से 4 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। योगी कैबिनेट के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि 5 साल में एक बार भी मेरी सुनवाई नहीं हुई।
दारा सिंह चौहान मऊ की मधुबन सीट से एमएलए हैं। इस्तीफे के बाद कहा कि बीजेपी सरकार में दलितों को इंसाफ नहीं मिला। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। लोहड़ी पर सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा है कि लोहड़ी पर्व की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऊर्जा, उत्साह, श्रद्धा और विश्वास का ये पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव का वाहक बने। समाज में आरोग्यता और सद्भावना का प्रसार हो। ये यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। जौनपुर, एटा, नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारियों ने इस दौरान लोगों से अपील की है कि चुनाव के दौरान शांति बनाए रखें और कोरोना नियमों के साथ मतदान करें। चुनाव को लेकर जहां सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है, वहीं प्रशासन की भी तैयारी पूरे जोर से चल रही है। चुनाव के ऐलान के बाद 14 जनवरी से शुरू हो रहे नामांकन की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। मेरठ कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग की जा रही है। कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम भी बनकर तैयार हो गया है। जिलाधिकारी के मुताबिक इस बार पर्चा दाखिल करने का ऑनलाइन विकल्प भी मौजूद है। चुनाव का तैयारी के संबंध में ये बताना होगा कि का नामांकन हमारे यहाँ 14 तारीख को शुरू हो रहा है। जिस कक्ष में किस विधानसभा का नामांकन होगा वो तय हो गया है और बैरिकेडिंग का जो व्यवस्था करना है वो भी किया गया है। अभी इस बार कोविड के कारण माननीय आयोग ने जो प्रत्याशी के साथ जो लोग आए हैं उनकी संख्या में कमी हुई है, कमी किए हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स है उसमें भी कम किए हैं। तो नॉमिनेशन को लेके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज में कल से शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर भी सीएम योगी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक स्तर पर विशेष सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। सीएम योगी ने कोविड लक्षण वाले व्यक्तियों और कोरोना टीके की दोनों डोज न लेने वाले श्रद्धालुओं से इस मेले में शामिल न होने की अपील भी की। सीएम योगी ने कहा कि सरकार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुरक्षित मेला संपन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुरादाबाद से बड़ी खबर है। कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई। नकाबपोश बदमाश हत्या करके फरार हुए हैं। स्थानीय बीजेपी नेता पर परिजनों ने हत्या करवाने का आरोप लगाया है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन के रामगंगा विहार इलाके की घटना है। आरोप है कि कई बार पुलिस अधिकारियों से कारोबारी कुशांग गुप्ता ने मिलकर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी। लाइन में कुशांग गुप्ता जिनकी ये स्पोर्ट्स की दुकान है, वो अपनी दुकान बंद करके निकल रहे थे। एक लड़का बाहर की तरफ से आया है और उसने गोली मार दी है, जिनका हॉस्पिटल ले जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। एक पुरानी विवाद जो है इनके किराएदार के साथ वो संज्ञान में आया है। हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम इस काम पे लगी है, पूरी छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।